चलिए चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, शर्ट इन दी मार्केट। चैप्टर नंबर 8, शर्ट इन दी मार्केट। हमने इस चैप्टर में आपको बताया था कि कैसे प्रोडक्शन ऑफ कॉटन होती है स्टार्ट, प्लस एंड विद दी सेल ऑफ दी शर्ट। हमने ये सारा प्रैक्टिस में देखा कि जो लिंक्स होते हैं प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक, वो लिंक कैसे बनाए जाते हैं। बाइंग एंड सेलिंग जो टेक प्लेस होती है वो एवरी स्टेप पे होती है। मींस फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन से लेके एक शर्ट प्रिपेयर होने तक। जैसे कि ये शर्ट में पिक्चर दी हुई है, ये पूरी चैप्टर का हमारा एक तरह का वो दिया हुआ है कि कैसे पहले शर्ट्स ये कॉटन बनती है, ठीक है, प्लांट से, फिर ये ऐसे प्रोड्यूस हो जाती है, फिर उसके कॉटन बॉल्स बना देते हैं, फिर उससे थ्रेड प्रिपेयर होती है, थ्रेड से क्लोथ बनता है, क्लोथ से फिर वो शर्ट्स जो है प्रिपेयर होती है। शर्ट्स में बटन्स लगते हैं, टेलरिंग होती है, प्रेसिंग होती है, उसकी काफी एडवर्टीजमेंट होती है। फिर वो ये जो शर्ट्स है या जो भी चीज है प्रिपेयर होके मार्केट में सेल होने आ जाती है। तो ये एक हमारी पूरी शर्ट की स्टोरी है कि कैसे एक शर्ट बनाने में जो नंबर ऑफ पर्सन्स है, नंबर ऑफ पीपल है, उनको बेनिफिट्स होता है, किनको लॉस भी होता है। देखो लॉस पूरी तरह तो किसी को नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है किसको क्या क्या फायदा होता है। तो हमने कॉटन बनाने से स्टार्ट किया और शर्ट बनाने तक जो जो लोग भी इसमें थे वो सारे हमने इंक्लूड किए। लाइक हमने सपना से शुरू किया। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर थी, वो कॉटन ग्रो करती थी, लेकिन जो भी कॉटन उसकी ग्रो होती थी वो किसे सेल कर देती थी? ट्रेडर को। ठीक है, क्यों ट्रेडर को करती थी, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी है। क्योंकि वो ट्रेडर को इसलिए करती थी क्योंकि उसने ट्रेडर से जो है 2500 लोन बोरो कर रखे थे विद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उसने 2500 बोरो कर रखे थे। क्यों बोरो करने पड़े उसे? क्योंकि उसको सीड्स लेने थे, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स लेने थे। फिर आ जाता है कल्टीवेशन ऑफ जो कॉटन है, उसमें काफी जो है हाई लेवल ऑफ इनपुट्स लगता है। बहुत सारे फार्मर्स हैं, उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके कॉटन जो है ग्रो होती है। फिर उसने जो भी कॉटन ग्रो करी उसे उसने ट्रेडर को दे दी। ट्रेडर को क्यों दी? क्योंकि उसने ट्रेडर से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे सेल करूंगी ट्रेडर को। अब ट्रेडर ने उसकी वो कितने में खरीदी कॉटन? 6000 रुपीज में खरीदी। 6000 में से 3000 तो ट्रेडर ने अपने ही डिडक्ट कर लिए, पैसे ले लिए। किस बात के? 2500 उसने लोन दिया था, 500 उसने इंटरेस्ट का लेके 3000 काट के 3000 सपना को दे दिए। जबकि सपना ने बोला कि 4 मंथ्स की मैंने हार्डवर्क किया है, तब जाके मैंने ये किया है, और आप मुझे इसका अच्छा प्राइस दे दो। अगर यही मैं मार्केट जाती तो मुझे अच्छा प्राइस मिलता, पर वो जा नहीं पाई। ठीक है ना? तो जो ट्रेडर होता है वो कहता है कि हमारा प्रॉमिस हुआ था कि आपने ये मुझे ही बेचना है, तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो सपना जैसे फार्मर्स हैं उनको इन्हीं ट्रेडर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है फॉर देयर कल्टीवेशन। क्यों? क्योंकि कई बार इनको हमेशा इनको बोरो करने पड़ते हैं इनसे पैसे, फॉर इलनेस हो गया, चिल्ड्रंस की स्कूल फीस हो गई, इसके पीछे इनको हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है, तो इसीलिए उसे ही देना पड़ा। फिर आ जाता है मार्केट ऑफ इरोड। इरोड जो है एक क्लोथ मार्केट है तमिलनाडु में, जो लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है वर्ल्ड में। यहाँ पर जो वीवर्स हैं इन्हें वो कॉटन दी जाती है। वीवर्स क्या करते हैं, उस कॉटन से थ्रेड, और थ्रेड से फिर जो क्लोथ है उसे प्रिपेयर करवाते हैं। तो ज्यादातर सारे ट्रेडर्स, जो वो सपना वाला ट्रेडर भी है वो भी इसी मार्केट में आता है, और इनको वो दे के जाता है वीवर्स को, ताकि वो गिनिंग मिल में उसको थ्रेड यार्न प्रिपेयर कर सके और फिर क्लोथ को प्रिपेयर कर सके। जैसे कि यहाँ में पिक्चर्स में भी दिखाया गया है कि कैसे प्रिपेयर हुआ। यहाँ पर उन्होंने कॉटन दी है, यहाँ ये देखो ये थ्रेड से कपड़ा तैयार हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो ये मर्चेंट्स को दे जाते हैं, वीवर्स को दे जाते हैं। जो वीवर्स होते हैं वो भी
ज्यादा रिच नहीं होते, ठीक है ना। जो वीवर्स होते हैं वो भी इन्हीं पे ही डिपेंड होते हैं। इनको जो ऑर्डर्स मिलता है बनाने का, उतना ही वो मर्चेंट्स को सप्लाई करते हैं, उनको उतना ही वो यान और उतने ही उनको प्रिपेयर करके देना होता है। पर वीवर्स को ये फायदा होता है कि अगर हम इनसे खरीद लेंगे तो हमसे खरीदेगा कौन क्लोथ, तो इनकी आपस में एक वो हो जाती है। ये मर्चेंट्स पे ही डिपेंड रहते हैं कि मर्चेंट्स इन्हें रॉ मटेरियल दे के जाएंगे और ये उसका क्लोथ बनाएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मर्चेंट्स जो वहां के होते हैं वो पावरफुल लोग होते हैं, ठीक है। जो वो ऑर्डर देते हैं, जो वो प्राइस बोलते हैं, उनको उसी में क्लोथ बना के देना होता है। वीवर्स के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो खुद जाके सेल कर सके। अब जो क्लोथ तैयार होता है वो मर्चेंट्स क्या कहते हैं, वो कपड़ा जो तैयार हो जाता है, क्लोथ जो तैयार हो जाता है, उसे गारमेंट फैक्ट्रीज में बेच आते हैं, ठीक है। अब गारमेंट फैक्ट्रीज की बात कर रहे थे हम, वो हम आगे चलेंगे। पर वीवर्स की अभी पहले बात करें। वीवर्स इनकी मर्चेंट्स की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि वीवर्स भी इतने रिच नहीं है, उन्हें भी लूम्स खरीदने होते हैं। ये मशीन जो होती है वो लूम्स कम से कम 20,000 की आती है, अगर दो तो कम से कम खरीदनी पड़ती है क्लोथ बनाने के लिए। और उन्हें 12 आवर्स जो है वर्क करना पड़ता है, तब जाके वो एक महीने में 3500 रुपीज अर्न कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अरेंजमेंट्स है मर्चेंट और वीवर्स का, उसे पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। जहां मर्चेंट्स उन्हें रॉ मटेरियल देते हैं, वो क्लोथ बना के उसको फिनिश प्रोडक्ट करके उन्हें वापस दे देते हैं। आजकल वीवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई है, जो वीवर्स को हेल्प करती है, उन्हें लोन देती है, उनको मिलजुल के काम करने को कहती है, ताकि जो भी प्रॉफिट हो, जो भी हो, वो वीवर्स को मिले। तो आजकल ऐसी कई स्टोर्स में वीवर्स की ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं। अब है कपड़ा कहाँ पहुंच गया? गारमेंट फैक्ट्रीज में पहुंच गया। गारमेंट फैक्ट्रीज कहाँ है? दिल्ली के आसपास है। अब जो गारमेंट फैक्ट्रीज है वो जो क्लोथ होती है इनसे शर्ट्स बनवाती है, क्योंकि एक इस स्टोरी में हम शर्ट की बात कर रहे हैं। तो जो शर्ट्स होती है वो सारी कहाँ जाती है? बाहर के लोग इसे खरीदते हैं, ठीक है। शर्ट्स को एक्सपोर्ट होती है। तो जितने भी फॉरेन बायर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, यूएस से, यूरोप से, उनकी यहाँ डीलिंग होती है। वो सबसे कम प्राइस में यहाँ इंडिया से शर्ट्स बनवाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ लेबर सस्ती है, यहाँ इजीली बन जाएगा, और अगर कोई भी डिफेक्ट या डिले हो जाएगा तो इन्हीं के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो एक्सपोर्टर काफी सारी जो है इनके ऊपर कंडीशंस रखते हैं, ठीक है, ताकि ये अच्छी से अच्छी चीज बना के दे। और अगर किसी वजह से प्रेशर हो भी जाता है इनके ऊपर, तो ये फैक्ट्रीज अपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे कम कर करके बना के देती है, ठीक है। मान लो मैंने ऑर्डर्स लिया है शर्ट बनवाने का, अब मैंने टाइम पे नहीं किया, गलती करी, तो ऑब्वियस है मैं ही भुगतूंगी, ठीक है ना। वो एक्सपोर्टर तो नहीं भुगतेगा। तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने यहाँ जो काम रखूंगी, वर्कर्स रखूंगी ना, मैं उनकी सैलरीज काटूंगी, उनको तंग करूंगी, उनके टाइम बढ़ा दूंगी, ताकि मुझे प्रॉफिट्स हो और मैं जल्दी से जल्दी सप्लाई कर सकूं सस्ते रेट्स पे बाहर एक्सपोर्टर को। यस भव्या? भव्या, देयर इज एनी क्वेश्चन? यू वांट टू रेज एनी क्वेश्चंस? मैम जो मैम एक्सपोर्टर होते हैं मैम, ये मैम इनको मैम और पैसा भी देना पड़ता है मतलब कि कोई कहीं से शिफ्ट कराना होता है तो? हाँ, तो वो तो है ही है, एक्सपोर्टर पे करते हैं ना। एक्सपोर्टर बता देते हैं हमें इस डिजाइन के कपड़े चाहिए, मान लो ऐसी शर्ट्स चाहिए, ठीक है ना। वो एडवांस दे के जाते हैं ओके मैम। कि हमारे लिए प्रिपेयर करो। पर ऑब्वियस है कोई किसी को पैसा दे के काम करवा रहा है, तो अगर उसके मनपसंद का काम नहीं होगा तो वो तो फिर लेगा भी नहीं, हो सकता है उसने कहा 1 लाख पीसीस बना दो और 1 लाख डिफेक्टिव बना दिए अगर हमने, तो वो क्यों उठाएगा? फिर वो फैक्ट्री ऑनर को ही पड़ जाएंगे ना। तो ये फैक्ट्री वाले क्या करते हैं? ये सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, तो वो क्या करते हैं? अपने वर्कर्स को सैलरी कम देते हैं, वर्कर्स को काम ज्यादा करवाते हैं, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। कई बार तो सस्ती सस्ती चीजें लगा देते हैं, जैसे बटन्स लगा दिए ठीक नहीं लगाए, जो वर्क किया वो हल्के वाला कर दिया जान के, ताकि हम जो मनी है वो अर्न कर सके।
ठीक है ना। तो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। जो ये लार्ज स्टोर्स होते हैं ये बिजनेस अपने टर्म्स पे करवाते हैं, ठीक है ना। वो डिमांड करते हैं कि हमें लोएस्ट प्राइसेस पे हमारे सप्लायर्स को सप्लाई करें। और कई बार तो दे सेट स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और टाइमली डिलीवरी कहते हैं। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया कि ये चाहते हैं हमारा जो प्रोडक्ट हो क्वालिटी पे बने और टाइमली डिलीवरी हो जाए, कोई भी डिफेक्ट्स या डिले ना हो। तो एक्सपोर्टर क्या चाहेगा, वो यही चाहेगा ना, ही ट्राई टू बेस्ट टू मीट द कंडीशन सेट बाय पावरफुल बायर्स। अब उसने जिसको आगे देना है वो अपना आगे काम उसी बेस्ट से करवाना चाहेगा। तो ये सब एक एक चेन ऑफ, हम कहते हैं ना चेन ऑफ से चलता रहता है। फेस्ड विद सच प्रेशर्स फ्रॉम द बायर्स, जो गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्रीज होती हैं, दे ट्राई टू कट डाउन द कॉस्ट। तो वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया वो वेजेस अपने वर्कर्स को लो देंगे, प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने की कोशिश करेंगे, सप्लाई द गारमेंट्स टू फॉरेन बायर्स एट चीप प्राइस, सस्ते में चीप प्राइसेस में उनको एक्सपोर्ट करना पसंद करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है उनके सेल में, ठीक है ना। अगर आप इनको प्रिपेयर करके प्रॉपर दोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वही आ गई। अब इसमें एक क्वेश्चन भी राइज होता है, व्हाट आर द डिमांड्स फॉरेन बायर्स मेक ऑन गारमेंट एक्सपोर्टर्स, व्हाई डू द गारमेंट एक्सपोर्टर एग्री टू दिस डिमांड। अब उन्होंने पूछा कि फॉरेन बायर्स जो है डिमांड्स क्यों करते हैं। देखो फॉरेन बायर्स जो होते हैं उन्होंने अपना बिजनेस अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करना है, तो वो तो डिमांड करेंगे कि हमें लोअर प्राइसेस पे बना के दो, क्वालिटी भी अच्छी दो, ठीक है ना, टाइमली डिलीवरी भी दो, कोई डिले भी ना हो वो भी करके दो। तो वो तो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बनाएंगे। फिर आ जाता है व्हाई डू द गारमेंट एक्सपोर्टर एग्री, वो क्यों मान जाते हैं इनकी डिमांड्स को। वो इसलिए मान जाते हैं क्योंकि उनको पता है अगर हम इनका ऑर्डर पूरा करके देंगे तो कहीं ना कहीं हमें हायर प्रॉफिट्स अर्न होंगे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना अपना प्रॉफिट सब देखते हैं। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, हाउ डू द गारमेंट एक्सपोर्टर मीट द कंडीशन सेट बाय फॉरेन बायर्स। जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो अपनी कंडीशंस को कैसे सेट करते हैं, वो अपने कॉस्ट को कम कर देते हैं, अपने गारमेंट्स की कॉस्ट को, ठीक है। वो अपने वर्कर से मैक्सिमम वर्क लेने की कोशिश करते हैं ताकि उनको हम लेस वेजेस पे मैक्सिमम वर्क करवा सके। और उन्हें पता है फॉरेन बायर्स को हमें चीप प्राइस पे बना के देना है, जैसे अभी हमने यहाँ स्टडी किया। तो ये क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड होते हैं। तो ये उनकी अपने फॉरेन बायर्स को एक तरह की कंडीशंस को मानना ही पड़ता है, फुलफिल करना ही पड़ता है। क्लियर, एनी डाउट। अब यहाँ एक गारमेंट फैक्ट्रीज का हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी हमने बोला वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अपनी चीप रेट्स रखना चाहते हैं। जैसे एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्रीज है, दे हैव 70 वर्कर्स, मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन्स। अब वुमेन्स को ज्यादातर क्यों रखते हैं, क्योंकि उनको पता है वुमेन्स जो है वैसे ही अपने टाइम पास के लिए वर्क करती है, ठीक है। उनको एज अ हेल्पर्स ये रख लेते हैं, उनको ऑब्वियस है सैलरी कम वेजेस कम देनी पड़ेगी। वुमेन से का क्या काम करवा सकते हैं, थ्रेड कटिंग करवा लेंगे, बटन्स लगवा लेंगे, आयरिंग करवा लेंगे, पैकेजिंग करवा लेंगे, क्योंकि ये सारे जो वर्क है इनके लोएस्ट वेजेस पे हो जाते हैं इनके, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इनको ये सब लगता है कि एक गारमेंट फैक्ट्रीज में ये सब चीजें हो सकती है इजिली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बताया हुआ है जो यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं वो सब टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं। मींस जब भी एम्प्लॉयर फील करता है कि वर्कर इज नीडेड वो तब उनको काम पे रख लेता है। जब फैक्ट्री में लगता है वर्कर्स की जरूरत नहीं है तो वो वर्कर्स को मना कर देता है। तो ऐसे क्या है, क्यों, क्योंकि उसे पता है जितनी मैं कॉस्ट कटिंग कर सकता हूँ, जितना मैं कम कम करूंगा मैं उतना ही मुझे फायदा होगा बाद में। और वो हाईएस्ट वेजेस उन्हीं को देगा वर्कर्स को जिनमें स्किल्स है, जिनमें अच्छी स्किल्स है, जो एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं, उनको ज्यादा अच्छी सैलरी दे देते हैं, नहीं तो बाकियों को ये कम सैलरी दे देते हैं। इस टाइप का ये काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक शर्ट का पूरा एग्जाम्पल दिया, शर्ट की सारे परचेजिंग करने में बनाने में 300 रुपीज लगे, फिर उसको स्टोरेज करने में संभालना पड़ता है, गोडाउन में बॉक्सेस में रखना पड़ता है, 200 रुपीज उसके लग जाते हैं, 400 रुपए लग जाते हैं। हम जो इतनी इतनी एडवर्टाइजिंग करते हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में भी शर्ट्स है, कोई भी कंपनी मान लो ले लो, उसकी शर्ट है तो वो इतनी इतनी एडवर्टाइजिंग होती है,
तो ये देखो कितने की हुई, 5 और 4, 900 की ये शर्ट बनी हमारे लिए, हमारा जो एक्सपेंसेस लगे, प्लस 900 हम ऊपर अपना प्रॉफिट रखते हैं, और वो शर्ट हम कितने की देते हैं, 1800 की। तो ये एक यूएस मार्केट में बताया है कि $26 में बिकती है, जो कि 1800 की पड़ती है। मतलब हमसे 900 रुपए की ले लेते हैं ये नहीं है कि हमने नहीं कमाया है, यहाँ सबने कमाया है। यहाँ एक कॉटन वाले से लेके वीवर्स वाले ने भी कमाया, फिर गारमेंट फैक्ट्रीज बनाने वाले ने भी कमाया, इन सबको सैलरी भी दी, टेलर को भी दिया उसने, आयरन वाली को भी दिया, जिसने सारा चेक किया पीसेस ठीक है उसको भी उसने पैसे दिए, सबके सब मिला मिलो के आप कह सकते हो उसने प्रॉफिट अर्न किया। तो वो शर्ट अब 1800 की मार्केट में सेल होगी। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो प्रिपेयर हुई वो 1800 की, जो 1800 की सेल होगी, वो उसमें सबने अर्न किया। ठीक है ना, क्लियर? अब आ जाता है हु इज गेनर इन द मार्केट, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ मार्केट में। अब देखो जैसे अभी मैं ऊपर बता रही थी, चेन ऑफ मार्केट है, जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं और एक बायर जो सुपर मार्केट में, हर तरफ बाइंग और जो सेलिंग हो रही है वो चेन है। ठीक है, अगर हम देखें तो सब कोई प्रॉफिट कमा रहा है, थोड़ा कोई थोड़ा कमा रहा होगा, कोई कम ज्यादा कमा रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नहीं कमाया, कमाया तो सबने सबने अर्न किया। तो जैसे ये हमें टेबल सा भी दिया हुआ है, हु गेन इन दी मार्केट, हु डिडंट गेन एज मच इन दी मार्केट, किसने सबसे ज्यादा अर्न किया और किसने सबसे कम अर्न किया। अगर आप इस टेबल को देखो तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसने अर्न किया, मर्चेंट्स ने किया, गारमेंट एक्सपोर्टर्स ने किया, और बिजनेसमैन ने किया जिसने वो सेल करी। पर किसने बहुत कम कमाया, सपना जैसे फार्मर्स ने कम कमाया, वो वीवर्स जिन्होंने वो कपड़ा क्लोथ प्रिपेयर किया उसने बहुत कम कमाया, प्लस जो वर्कर्स गारमेंट फैक्ट्री में काम करते थे जैसे वुमेन्स हेल्पर काम करती थी उन्होंने भी बहुत कम कमाया, पर इन सब ने बहुत ज्यादा कमाया। तो अब क्या मार्केट में इक्वालिटी है? आपको लगता है जो एक बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है, जो एक गारमेंट एक्सपोर्टर प्रॉफिट अर्न करता है, या एक जो बेचारा छोटा सा फार्मर है स्वप्ना और कांता जैसे, आपको लगता है वो बराबर अर्न करते हैं? सब में इक्वालिटी है? नो, सब अपने अपने हिसाब से अर्न करते हैं। सबसे ज्यादा तो उस बिजनेसमैन ने अर्न किया जिसने 900 सीधा प्रॉफिट रख लिया, फिर गारमेंट एक्सपोर्टर ने भी थोड़ा बहुत अर्न किया, फिर वो वर्कर जो गारमेंट फैक्ट्री में थे उन्होंने तो बेचारा इतना ही अर्न किया कि वो डे टू डे नीड्स को कर सके, और वो स्मॉल फार्मर्स उन्होंने तो बेचारी इतनी मेहनत करी कि उनको पूरा प्राइस नहीं मिला, उन्हें ट्रेडर को बेचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा हमारी मार्केट में बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। मार्केट ऑफर तो करती है अपॉर्चुनिटी सबके लिए, ठीक है, पर कि हर कोई सेल करे, हर कोई यहाँ ग्रो करे, लेकिन रिच और पावरफुल लोगों की अलग मार्केट चलती है, वो मैक्सिमम अर्न करते हैं बजाय दूसरों के। अब देखो इतना ये स्टोर में माल है, हमारे पास स्टॉक है क्लोथ्स का, ठीक है, पता नहीं कितने डिफरेंट डिफरेंट पर्संस की मेहनत इसमें लगी होगी, पर आपको लगता है जो मॉल में बैठा अर्न कर रहा है और वो जो फैक्ट्री में या जिसने ग्रो किया होगा इसके रिलेटेड सामान, रॉ मटेरियल बनाया होगा, उसने इतना अर्न किया होगा? तो यहाँ पर उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा अर्न किया, चाहे वो फैक्ट्रीज में काम कर रहा था, जिनकी अपनी फैक्ट्रीज थी, जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जैसे मॉल्स में, या जिनकी लैंड होल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। जो पुअर है वो तो इन्हीं पे डिपेंड रहते हैं, स्वप्ना जैसे जो स्मॉल फार्मर थी, उन्हें तो छोटी छोटी चीजों के लिए इन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन गई है जो हेल्प करती हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है, ऐसे स्मॉल स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, चाहे स्वप्ना जैसे, कि उनको अगर कोई भी लोन की जरूरत है तो वो उन्हीं पे जाए। और आजकल लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं रिलेटेड टू डेट, अगर कोई किसी को बहुत परेशान करता है, तंग करता है, सैलरी पूरी नहीं देता, वेजेस नहीं देता, तो उनके लिए भी काफी जो लॉज है वो मेंटेन कर रखे हैं। क्लियर इन मैम वो दिस केस फाइल कर सकते हैं। केस फाइल कर सकते हैं, आजकल काफी कॉन्ट्रैक्ट लॉज बने हुए हैं, इतने से कम सैलरी वेजेस नहीं दे सकते, ठीक है, किसी को जितना सामान बेचा है, जैसे आजकल फार्मर्स हमारे कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो इन्हीं चीजों के लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आप उससे नीचे प्राइस नहीं दे सकते, एक मार्केट में जो
मार्केटिंग जो जैसे हम मार्केट सपोर्ट सिस्टम या एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सप्लाई प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक मिलना चाहिए, तो आजकल वो मेंटेन हो चुका है। अब इसमें क्वेश्चंस थे, हमने वो भी कल डिस्कस किए थे, तो एक बार फिर हम कर लेते हैं। What made Swapna sells the cotton to the trader instead of कुरनूल मार्केट में क्यों नहीं उसने सेल किया? स्वप्ना ने ट्रेडर को ही कॉटन क्यों सेल करी? हमने कल भी किया था, क्योंकि स्वप्ना ने 2500 रुपीज ट्रेडर से बोरो किए थे, वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और ऊपर से ट्रेडर ने एक एग्रीमेंट किया था स्वप्ना के साथ कि वो मुझे ही कॉटन सेल करेगी, इसीलिए स्वप्ना ने ट्रेडर को कॉटन सेल करी, ना कि मार्केट में, कुरनूल मार्केट में नहीं करी। फिर आ जाता है कंडीशंस बताओ एम्प्लॉयमेंट और वेजेस की आजकल जो चल रही है। हमने आजकल देखा है कि गारमेंट फैक्ट्रीज में जो है 10 से 12 घंटे, हम कह सकते हैं 10 to 12 आवर्स अ डे वो काम करते हैं, और उनको लो वेजेस मिलती है, उनकी जॉब भी परमानेंट नहीं होती, उनकी वेजेस भी उनके स्किल्स पे डिपेंड करती है, और ज्यादातर वो वुमेन्स को रखते हैं एज अ हेल्पर्स, क्योंकि उनको पता है वुमेन्स नहीं बोलती आगे, ठीक है ना, उनको चाहे कम भी दे दोगे वो तब भी काम कर देगी। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशंस हो रखी है आजकल हमारी। डू यू थिंक द वर्कर्स कैन फेयर डील? तो हम मानते हैं नो, वर्कर्स जो है उनको फेयर डील नहीं मिल रही। फिर आ जाता है थिंग्स ऑफ समथिंग कॉमन वी यूज। अब शुगर है, टी है, मिल्क है, पेंसिल है, ये सब कंज्यूमर गुड्स हैं, तो वो कह रहा है ये आपको कैसे पहुंचती है, ये हमने पहले भी किया है। एक चेन ऑफ मार्केट होती है जिसमें प्रोड्यूसर से थिंग्स हमारे तक पहुंचती है, पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो ये सारा इसका प्रोडक्शन का ट्रेड का साइकिल है। एंड लास्ट आ जाता है अरेंज करना है पूरा ये कॉटन बॉल से। ये हमें 9 स्टेप्स दिए हुए हैं, फर्स्ट 2 स्टेप करे हुए हैं, आगे बताना है कौन कौन सा स्टेप जाएगा, ये फिर इसके बाद ये ऐसे नीचे आता जाएगा ये। तो पहला स्टेप था स्वप्ना सेल्स दी कॉटन टू दी ट्रेडर। फिर ट्रेडर ने उसको क्या किया, ही सेल्स कॉटन टू गिनिंग मिल, ये हमने कल भी किया था, थर्ड पॉइंट आ गया। गिनिंग मिल को देने के बाद गिनिंग मिल क्या करता है, क्लीन करता है कॉटन को एंड मेक्स इट द बॉल्स, 9th पॉइंट आ जाएगा। फिर 7th पॉइंट आ जाएगा स्पिनिंग मिल बाय दी कॉटन, वो उस कॉटन को खरीद लेगा और उसको यार्न वाले को दे देगा, यार्न डीलर्स को। यार्न डीलर्स फिर क्या करेंगे उसके बाद, यार्न डीलर्स और मर्चेंट्स उसको वीवर्स को दे देंगे ताकि वीवर्स उसको तैयार करें। वीवर्स को देने के बाद वीवर्स रिटर्न करेंगे, उन्हें क्लोथ बना के दे देंगे। 8th पॉइंट आ जाएगा, जब क्लोथ तैयार हो जाएगा तो गारमेंट एक्सपोर्टर उस क्लोथ्स को खरीद लेंगे मर्चेंट से, किस लिए, ताकि शर्ट्स बनवा सके। शर्ट्स जब तैयार होंगी तो एक्सपोर्टर उन शर्ट्स को बिजनेस पर्संस को दे देगा यूएसए में, ठीक है। फिर यूएसए से वो कस्टमर उन शर्ट्स को खरीद लेगा, कहां से, यूएसए की सुपरमार्केट से। तो ये यहाँ लिखना है, वहां 1 आ गया या 3 आ गया या 9, फिर 7, फिर यहाँ 5, ऐसे करना है, फिर 8, यहाँ लिखना है, यही लिखना है 8 या 4, क्योंकि ऊपर लिखी हुई है लाइंस, फिर 6, फिर 2, ऐसे करके इसको ये पूरा सर्कल बनता जाता है। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए आप देखो, यहाँ कॉटन से शुरू होता है और ये कितना लंबा प्रोसेस है, यहाँ पर आके आपके हाथ में शर्ट आती है सुपरमार्केट से। क्लियर? एनी डाउट इन दिस चैप्टर? नो मैम।